तीन प्रकार के परिवार समाज में होते हैं। पहला होता है जॉइंट फैमिली, उसमें तीन पीढ़ी साथ में रहते हैं। उसके लाभ बहुत हैं। छोटे बच्चे को दादा दादी का सानिध्य प्राप्त होता है, उनकी गोद में खेलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दादा दादी उनको पारिवारिक संस्कार दे सकते हैं। जब भी बच्चे स्कूल से वापस आए या खेल से वापस आए तब दादा दादी घर में होते हैं तो एक अपनापन महसूस करते हैं। और दादी गोद में बिठा के अच्छी अच्छी रामायण महाभारत की बातें सुनाते, जो आप सभी ने भी सुनी होगी, लेकिन आपने अपनी अगली पीढ़ी को नहीं सुनाई, वो तकलीफ है। हमने आपके घर में बग्स रखे हैं, इसलिए हमको पता है आपके घर में क्या होता है। तो ये जॉइंट फैमिली का ये लाभ है। दूसरे प्रकार का परिवार है, वो है न्यूक्लियर फैमिली। जो साइंस पढ़े उनको पता है कि एक एटम होता है, एटम में एक प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिव चार्ज है और अपनी एक ऑर्बिट होती है। इलेक्ट्रॉन है, उसका नेगेटिव चार्ज होता है, वो अपनी एक ऑर्बिट में घूमते हैं। और न्यूट्रॉन है वो छोटा सा है, उनके पास कोई चार्ज नहीं है, वो बीच में बैठा है। ना तो प्रोटॉन ना तो इलेक्ट्रॉन उसके पास आता है, ना तो वो वहां जा सकता है। ये एटम की रचना है। उसी तरह न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, पिताजी प्रोटॉन है, वो अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, सुबह से शाम तक व्यवसाय में रहते हैं। माता है वो इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी ऑर्बिट में रहती है, सोशलाइजिंग में, किटी पार्टी में। और वो छोटा बच्चा न्यूट्रॉन है, उसके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, वो बीच में बैठा है, कोई मूवमेंट भी है, देखते रहता है कि पिता और माता घूमते रहते, पास तो नहीं आते, मैं भी पास नहीं जा सकता हूं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, जो ज्यादातर अभी हम समाज में बड़े शहरों में देखते हैं। और तीसरे प्रकार का परिवार है, उसको बोलते हैं वायर्ड फैमिली। मतलब परिवारजन एक दूसरे से ज्यादा गैजेट से वायर्ड और अटैच रहते हैं। वो भी आज की वास्तविक परिस्थिति है। गैजेट ज्यादा प्रिय हो गया है। दिस गैजेट इज मेड टू सर्व यू, द रिवर्स हैज हैपेंड। वी हैव बिकम द स्लेव्स ऑफ दिस गैजेट। ये मोबाइल फोन जो बना है वो हमारी सेवा के लिए बना है, लेकिन रिवर्स हो गया, हम उनके गुलाम हो गए। तो इसको बोलते हैं वायर्ड फैमिली। उसके डिसएडवांटेजेस, मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज और वायर्ड फैमिलीज के डिसएडवांटेजेस बहुत हैं। परिवारजन में आपसी प्रेम कम हो जाता है, एक दूसरे के प्रति लगाव कम हो जाता है, समय कम बिता पाते हैं, बच्चों में संस्कार की कमी रहती है। वायर्ड फैमिलीज में यह देखा गया है कि बच्चों में, टीनेजर्स में, यंगस्टर्स में फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन का लेवल भी बढ़ गया है। और फिर बच्चे भी आदती हो जाते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के। तो बहुत शांति से आप सब यहां राजस्थान जैन परिवार सब इकट्ठे हुए हैं। अपने अपने परिवार में अंतर्दृष्टि करके आप सभी देखना कि आप तीन में से कौन से फैमिली में फिट होते हो। जॉइंट फैमिली में हो, न्यूक्लियर फैमिली में हो, या वायर्ड फैमिली में हो, वो देखना बहुत जरूरी है। देखो, जीवन है वो तो बीत जाएगा, ठीक है, 70-80 साल का जीवन है, आप कुछ भी करेंगे पूरा होगा। लेकिन किस तरह से जीना है और किस तरह से हमें अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना है, वो सोचना, वो अपने परिवार में उसका अमलीकरण करना और पारिवारिक सुख और आनंद का अनुभव करना, वो एक दूसरी बात होती है। Even donkeys, cats and cats, they complete their life. If you just complete your life as a human being, it is nothing different. कोई और अलग बात नहीं है। तो कहने की बात यह है कि ये जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और वायर्ड फैमिली के बारे में जरूर सोचना। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मैंने जो अभी बात बताई आपको
कि टू स्पेंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम विथ योर नियर एंड डियर वंस इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ। वो भी अच्छी तरह से सोचना। तो उसके लिए प्रैक्टिकल क्या है? ये तो मैंने आपको समाज का चित्र दिया, लेकिन वो चित्र सुधारने के लिए हमारे घर में इस प्रकार का चित्र खड़ा न हो, उसके लिए टाइम, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी परिवारजन की जिम्मेदारी है। समय, एक दूसरे के प्रति केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप मुझे ये कहेंगे कि स्वामी ये तो हम करते हैं, लेकिन अगली 15-25 मिनट में आपको पता चलेगा कि आप बहुत कम करते हो। परिवार को समय देना वो बहुत जरूरी है आपका व्यवसाय, आपको नौकरी भी है, लेकिन वो आपका सर्वस्व नहीं है। जब आपकी आंखें बंद हुई तब आपके पास 10 करोड़ हो या 10 लाख हो या 10 रुपये हो, क्या फर्क पड़ता है? उसका मतलब ये नहीं है कि आप व्यवसाय ना बढ़ाएं। व्यवसाय के लिए जिम्मेदारी, व्यवसाय के लिए उत्साह करके आप बढ़ाने का जरूर प्रयत्न करें, लेकिन उस व्यवसाय के पीछे दौड़ते दौड़ते अगर आपने अपने जीवन में बैलेंस नहीं रखा, वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं, वो नहीं रखा, तो वो तो कुत्ते जैसा जीवन हुआ, बिल्ली जैसा जीवन हुआ, गधे जैसा जीवन हुआ। बैलेंस तो रखना पड़ेगा ना। कुमार मंगलम बिरला रात को 8 बजे अपने परिवार के साथ भोजन लेते हैं सालों से। दुनिया के सबसे धनाढ़िया व्यक्ति वॉरेन बफेट अपने परिवार के साथ शाम को 6-7 बजे भोजन लेते हैं सालों से, दशकों से। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट ओबामा, बाराक ओबामा। जब 3 साल पहले 2018 में हमारे गुरुजी महंत स्वामी महाराज जी वहाँ वॉशिंगटन पधारे थे, तब उन्होंने निमंत्रित किया था और उनकी वॉशिंगटन ऑफिस में वे हमारे गुरुजी गए थे। तब बाराक ओबामा ने कहा कि मैं 8 साल अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा, लेकिन एक भी दिन वो 8 साल में ऐसा नहीं है जब शाम को 6 बजे मैं अपने परिवार के पास न पहुंच गया हूं और शाम को 7 बजे परिवार के साथ भोजन न किया हो। तालियां मत बजाना, कुछ करना है तो ही। हाँ, बाकी आपको आदत गिर गई है सुनने की और हमको बोलने की, और कोई अच्छी बातें बता दे तो आप तालियां बजाते हो, और हमको तालियां सुनने की भी आदत हो गई है, इसलिए इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर ये बात सुन के, कुछ सोच के, समझ के, कुछ जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे तो ये कार्यक्रम की कुछ सफलता है। तो आप सब यहाँ आए, अपना समय आपने ये कार्यक्रम के लिए दिया, तो उसकी कुछ फलश्रुति तो आपको मिलनी चाहिए ना। तो ये फलश्रुति, Kumar Mangalam Birla, if he can find time for his family, if Warren Buffett can find time for his family, if President Barack Obama can find time for his family, आप इन तीनों से बड़े हो? बड़े हो तो हाथ ऊंचा कर दो, तो उनके लिए मैं एक्सेम्पशन कर देता हूं। ये वॉरेन बफेट और कुमार मंगलम बिरला ऐसा है कि आप जितने यहां बैठे हो सभी की धन संपत्ति इकट्ठी कर लो, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, तो भी उनसे कम आ जाएगी। तो वे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप इसलिए नहीं कर सकते हैं कि यू आर अ वेरी पुअर मैनेजर ऑफ टाइम एंड वर्क। आप सभी को कहना चाहूंगा कि आपका मैनेजमेंट टाइम और कार्य का बहुत पुअर है, क्योंकि हमने प्रमुख स्वामी महाराज को नजदीक से देखा है। इतनी बड़ी संस्था की जिम्मेदारी, फिर भी सभी कुछ कर पाए। आपके घर में तो 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे होंगे, हम तो 1100 थे जब वे पृथ्वी पे थे। तब हम सभी को प्रेम से बहुत समय दिया और कार्य भी इतना किया। 1300 संस्थाएं खड़ी की प्रमुख स्वामी ने, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, मंदिर मिला के, दैट टू इन अ स्पैन ऑफ 45 ईयर्स। मतलब हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने एक संस्था खड़ी की। आप अडलादरा से तो कई बार गुजरे होंगे,
वहाँ हमारा 75 साल पुराना मंदिर है, उसके सामने हमारी 100 बेड की चैरिटी हॉस्पिटल है। पूरे बड़ौदा में आपको इस प्रकार की चैरिटी हॉस्पिटल फ्रॉम क्लीनलीनेस टू सर्विसेज नहीं मिलेगी। उसके बाजू में हमारी 250 विद्यार्थी की हॉस्टल है, जहाँ फार्मेसी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन के विद्यार्थी रहते हैं, अलग अलग कॉलेज में यहाँ बड़ौदा में पढ़ते हैं। फिर वो रेलवे का जो जंक्शन है वहाँ पे हमारी और एक 30 बेड की निरामय हॉस्पिटल है, जो पिछले 1.5 साल से कोरोना हॉस्पिटल बन गई है। उसके बाजू में हमारी स्कूल है जहाँ 1200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 600 के लिए डे स्कूल है, 600 के लिए रेसिडेंशियल स्कूल है। ये तो मैंने एक शहर की बात बताई और 5 संस्थाएं की बात बताई। ऐसी 1300 संस्था, हर 15वें दिन एक संस्था। आप सब बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो आपकी भाषा में मैं समझाना चाहूंगा इस कार्य को। हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने एक जमीन संपादन की, उस जमीन को लीगली क्लियर किया, उस पे क्या प्रोजेक्ट करना है, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, वो तय हुआ। उसके प्लान्स बन गए, आर्किटेक्ट ने प्लान्स बनाए, फिर लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज में वो प्लान पास हुए। फिर हम एनजीओ हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमने टेंडर्स डिश आउट किए, टेंडर कुछ तय हुआ, फिर फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी डिजाइन हुई, फिर वो बात बनी, फिर कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, 5 मंजिले की, 7 मंजिले की जो भी इमारत करनी थी वो बनी। वो संस्था के लिए 2-5 हमारे समर्पित आश्रित हरिभक्त चाहिए, स्वयं सेवक चाहिए, वो मिल गए। और 15, 25, 50, 100 का जो पेड स्टाफ होता है वो मिल गया। ओपनिंग सेरेमनी हुई और वो संस्था को समाज की सेवा में रख दी। ये जो मैंने कहानी आपको बताई ना, वो हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने 50 साल तक की। अब कल जाके शांति से बैठना और बोलना कि चलो एक और ब्रांच और कोई शहर में खोलनी है, अगली दिवाली आ जाएगी। और हमारे जैसे 1100 संतों को दीक्षा दी, उनमें से 750 से भी ज्यादा संत ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। उनमें से 150 से भी ज्यादा संत बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन हैं। उनमें से 50 और 70 से भी ज्यादा संत स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कार्नेगी मेलन, येल, किलोंग में पढ़े हैं। ऐसा नहीं है, मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि ये ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं जमा हुआ था संसार में, कुछ नहीं चला इसलिए यहाँ आ गए। हाँ, सब कुछ चला हुआ था, जमा हुआ था। वो तो प्रमुख स्वामी महाराज का हमने पवित्र जीवन नजदीक से देखा। उनकी निस्वार्थ भावना समाज सेवा और समाज उत्कर्ष के लिए वो हमने बहुत नजदीक से उसका अनुभव किया। उनके हृदय में शुद्ध भक्ति वो हमने नजदीक से देखी, इसलिए उनके जीवन को देख के हम उनके चरणों में समर्पित हुए हैं। हमारे कई संत नासा में, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, मोटोरोला में 1 लाख, $1.5 की सैलरी छोड़ के 22-24 की साल की उम्र में यहाँ संत हुए हैं। वी हैव कम विथ ऑल अंडरस्टैंडिंग एंड वी नो व्हाट वी आर डूइंग। इतना बड़ा युवा धन मेन स्ट्रीम सोसाइटी में से मेन स्ट्रीम सोशल सर्विस एंड मेन स्ट्रीम स्पिरिचुअलिटी में लाना, वो प्रमुख स्वामी महाराज की बहुत बड़ी सिद्धि। मैंने तो आपके ये कार्यक्रम में प्रमुख स्वामी महाराज के चंद कोई कार्य आपको गिनाए। हम 160 से भी ज्यादा प्रवृत्तियां करते हैं, सोशल, कल्चरल, मॉरल, एजुकेशनल एक्टिविटीज करते हैं, मेडिकल, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज करते हैं। ये सभी का संचालन प्रमुख स्वामी महाराज ने सफलतापूर्वक किया। आज उनके उत्तराधिकारी मोहन स्वामी महाराज भी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। ये सभी बातें प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में मैंने आपको इसलिए की कि हम लोग जितने यहां बैठे हैं ना, छोटे मोटे सभी, उन सभी का कार्य और व्यवहार हम इकट्ठा करें तो प्रमुख स्वामी महाराज के 1% में भी नहीं आता है। बड़ौदा में कितना भी कोई बड़ा बिल्डर हो तो उनको पूछना कि 1300 जमीन देखी है, देखी है। हम हैदराबाद गए थे, वहां बड़े बड़े बिल्डर्स इकट्ठे हुए थे, कॉन्फ्रेंस थी, हम कीनोट एड्रेस देने के लिए गए थे। मैंने उनको पूछा कि आप तो बड़े बड़े
नेशनल लेवल के सब बैठे हो तो 1300 जमीन इस इरादे से कि शायद अगर ये जमीन ले हम कुछ तो कुछ करेंगे, इस इरादे से। देखिए वैसे हाईवे पे तो चलते हैं तो दोनों बाजू खेत तो बहुत दिखते हैं, वो नहीं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि 1300 जमीन के कभी 1300 जमीन पे पैर रखें, टच किया है? तो भी बोले नहीं। मैंने बोला प्रमुख स्वामी महाराज ने 1300 जमीन पे 1300 प्रोजेक्ट किए हैं। फिर बड़ौदा के सबसे बड़े 5 बिल्डर, उनको कभी पूछना तो सही कि कभी सपना आया है दिल्ली में यमुना नदी के किनारे 110 एकड़ की जमीन 5 साल में डेवलप करना, और वो भी नॉन रेसिडेंशियल नॉन कमर्शियल, और वो भी पत्थर का काम। कोई बिल्डर को कभी स्वप्न भी में भी नहीं बात आ सकती। वो प्रमुख स्वामी ने 5 साल में पूरा किया। दिल्ली में यमुना के किनारे 110 एकड़ जगह, ये एक स्टेटमेंट की क्या कीमत है। इतना काम करने के बावजूद, समाज के लिए इतनी जागृति के साथ इतनी सेवा करने के बाद भी प्रमुख स्वामी महाराज 7.5 लाख पत्र लिख सकते हैं, दिन के 40-50 टेलीफोन अटेंड कर सकते हैं, हम सभी के साथ इतना समय बिता सकते हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क का अच्छा मैनेजमेंट उन्होंने किया। वो उनके जीवन से सीखना है, तो हम तो कर सकते हैं। तो मैंने आपको वॉरेन बफेट की बात बताई, मैंने आपको प्रेसिडेंट ओबामा की बात बताई, मैंने आपको कुमार मंगलम बिरला की बात बताई, मैंने आपको प्रमुख स्वामी महाराज की बात बताई। अगर ये कक्षा से कर सकते हैं तो हम तो जरूर कर सकते हैं, हाँ या ना? अभी बोलते थे ना प्रतिज्ञा लेने के वक्त, दायां हाथ ऊंचा करे, तो दायां हाथ ऊंचा करना, हाँ या ना? कर सकते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं। तो इस मौके पे आज इतना सोच लो कि परिवार के साथ रात्रि भोजन रोज साथ में लेना है, ये एक नियम लेके जाना। तो ये पारिवारिक मूल्य की प्रथम बात में से कुछ आप सीखे, हम ऐसा मान लेंगे। ये आपकी भलाई के लिए, हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम तो आज मिले, आपको हमारे प्रति प्रेम है, हमें भी आप सभी के प्रति प्रेम है, तो कुछ अच्छी बात हमने की। नाउ यू हैव टू डिसाइड, you have to take a decision whether to apply it in your life or not. Choice is yours. लेकिन जैसे कहते हैं कि make a good choice, so you stand a good chance for a great change in your life. तो समय परिवार को देना वो बहुत जरूरी है। आप तो रात्रि भोजन में भी साथ में बैठे होंगे, तो आपके दाएं हाथ में स्पून है और बाएं हाथ में क्या है? वैसे आप सभी को पता है ये बात। अगर ये बात सही है तो आप पृथ्वी पे सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हो। स्टन्ड साइलेंस, वास्तविकता को स्वीकारनी पड़ेगी। परिवार में सब साथ में बैठे हो तो आपकी खून की जो रिश्तेदारी है, उससे बढ़िया जो रिश्तेदारी 100 मील दूर से आपको अपने समय पे फोन करते हैं, अपने समय पे आपसे बातचीत करना चाहते हैं, उसको आप ज्यादा महत्व देते हो। रात्रि भोजन के वक्त दूसरे रूम में साइलेंट पे मोबाइल रख देना और फिर रात्रि भोजन के लिए टेबल पे आना, ये सुझाव कैसा लगता है? तो दायां हाथ ऊंचा करते हैं, अगली लाइन वाले कम करते हैं, मुख्य जो है। तो हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल से जब हम परिवार के साथ रात्रि भोजन के लिए बैठेंगे तब अपना मोबाइल फोन हाथ में नहीं रखेंगे। यस और नो? ऑल ऑफ यू से यस। ठीक से आवाज नहीं आया पहुंच रही है? थैंक यू वेरी मच। फिर देखना वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की व्याख्या ठीक है नहीं। जीवन में सबसे बड़ा आनंद वो क्या है? पारिवारिक जीवन का आनंद। और फिर रात को 11 बजे तक 12 बजे तक आप फोन चालू रखते हो, क्या जरूरत है?
अभी भी मैं सभा में देख रहा हूं, सब आप बैठे हो, कई के हाथ में फोन है, बात तो कम सुन रहे हैं। आर यू अ सेलिब्रिटी? यहां किस लिए आए हो? वाई हैव यू कम हियर? कुछ दो अच्छी बातें सुनने के लिए। ये फोन तो आपके पास घर में भी था और एक कार्यक्रम के बाद भी रहेगा। और फोन से अपने आप को बिजी दिखाने की कोशिश पब्लिक में मत करना। ये भी आप स्टेटस बनाने के लिए करते हो। मैं पूरी दुनिया घुमा हूं। पिछले 2 दिन में अहमदाबाद, आज सुबह का कार्यक्रम सूरत और शाम का यहां। पिछले 10 दिनों में 10 शहर में 10 कार्यक्रम में हूं। बहुत नजदीक से सब कुछ देखा है। दिस इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन। क्योंकि आपने कभी अपने आप के बारे में विचार नहीं किया। कोई भी जगह पे फोन निकाल के चालू पड़ जाते हो। पता है कहां बैठे हो, पता है क्या सुनने आए हो, पता है किस कार्यक्रम में आप बैठे हो। ये फोन तो ऐसी बात है कि आप चाहे तो रात्रि को 2 बजे तक भी चालू रख सकते हो। आपको अपने आप को प्रश्न पूछना है कि करना है। आप रात को 12 बजे तक फोन चालू रखते हो तो ये उम्मीद से कि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी अमेरिका जाके आए, जो बाइडेन से अच्छी मीटिंग हुई, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से अच्छी मीटिंग हुई, एप्पल के सीईओ को मिले, तो शायद अगर उनको रिपोर्ट देने की जरूरत पड़ी और मन हुआ तो अगर मुझे फोन करे रात को 12 बजे पीएमओ में से, अगर मैं फोन न उठा पाऊं उस वक्त, तो देश की बड़ी असेवा हो जाएगी। ये आप मानते हो? तेरे जैसे उनके पास 140 करोड़ है, तू सो जा, तेरे जो 5 है उसको संभालना है कल सुबह। स्क्रीन टाइम कम कर दो तो परिवार के साथ आप आनंद का समय व्यतीत कर पाओगे। हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज ये बात बहुत करते थे। आज हमारे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज ये बात करते हैं कि स्क्रीन टाइम कम कर देना, क्योंकि इनकी वजह से कहीं दुर्गुण, कहीं कुआदतें, कहीं कुसंस्कार आपके जीवन में आ जाते हैं। पता है आज 15, 18, 20 साल के लड़के लड़की को भी हॉस्पिटलाइज करने पड़ते हैं। बड़ी शहरों की बात है, मुंबई, अहमदाबाद और सेकेंड स्टेज में बड़ौदा जैसे शहर भी आ जाएंगे। किस वजह से? डिजिटल डिजीजेस। उसमें क्या है पता है? जो भी मैंने बंद करवाया है वो, उसको बोलते हैं फबिंग। फोन प्लस नबिंग इज फबिंग। किसी के साथ आप बात करते हो, उस वक्त घंटी बजी तो आप फोन उठा लेते हो और उनसे बात करने लगते हो। ये सबसे बड़े खराब मैनर्स हैं। लेकिन आज की जनरेशन में ये पता ही नहीं है कि ये फबिंग एक बड़ा खराब मैनर है। इजीली कर सकते हैं, आपके साथ बात करते हैं और फोन उठा लेते हैं। टोटल नॉनसेंस। यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द पर्सन। कभी नहीं उठा सकते। हाँ, कोई इमरजेंसी हमें पता है कि चलो हॉस्पिटल में किसी में कोई भर्ती हुआ है नजदीक के रिश्तेदारी में, या कोई ऐसा इमरजेंसी काम है, तो भी एक बार स्क्रीन देख लेते हो। नहीं है वो फोन नहीं है तो रख देते हो वापस साइलेंट करके। दूसरा एक रोग है टेक्स्टाफ्रेनिया। हर मिनट लगता है कि यार शायद किसी ने टेक्स्ट किया है, मुझे देख लो। इसको बोलते हैं टेक्स्टाफ्रेनिया। फिर एक रोग आता है टेक्साइटी। टेक्स्ट प्लस एंजाइटी इज इक्वल्स टू टेक्साइटी। वो क्या है? यार आधा घंटा हुआ किसी ने मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया? 1 घंटा हुआ ग्रुप में किसी ने कोई मैसेज नहीं छोड़ा। क्या सब मर गए क्या? अरे भाई इतने में नहीं मरते। इसको बोलते हैं टेंजाइटी। फिर एक रोग आता है डिजिटल डिजीज में फोमो, FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फेसबुक पे आपने पोस्ट देखी परिचितों की, अरे यार वो सब इकट्ठे हो गए,
अच्छा आनंद कर रहे थे, खाना पीना ठीक था, मुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे कोई मैसेज नहीं छोड़ा? भूल गए क्या? तो अब दूसरी बार बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे? मेरे से उन लोगों का प्रेम मेरे प्रति कम हो गया है। इस विचार में रात को 2, 2:30, 3 तक टीनेजर्स और यंगस्टर्स को नींद नहीं आती है, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। उसके सामने सुग्न जनों ने जोमो चलाया है, JOMO, द जॉय ऑफ मिसिंग आउट। चलो आपने नहीं बुलाया पार्टी में, मैंने भी घर पे, मेरी मम्मी ने कोई अच्छी बात, मतलब अच्छी रसोई पकाई थी, मैंने भी खाया, मैंने भी आनंद कर लिया, तो उसके सामने अकेले बैठा बैठा जो खाए उसका फोटो वो पोस्ट करता है, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। वो पॉजिटिविटी के लिए है। फिर एक डिजीज आता है फेड, FAD, फेड, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। अभी पिछले महीने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है ना दिल्ली में, वहां पे 2 भाई, एक 15 साल का, एक 17 साल का, उनको ले गए थे। जब हॉस्पिटल में जा रहे थे तभी उनके हाथ में लैपटॉप था और फेसबुक चालू था। इतना एडिक्शन हो गया था कि फेसबुक स्क्रीन पे चालू ना हो तो खाना नहीं खा सकते थे, अगर खाया तो हजम नहीं होता था, पानी नहीं पी सकते थे, रात को नींद नहीं आती थी। इतना एडिक्शन हो गया था। तो फेसबुक और ये सभी बातें तो ये हैं कि दुनिया क्या कर रही है मैं जानूं तो सही, और कुछ तो है नहीं। दुनिया को तो जो करना है वो करेगी, तू अपना पहला संभाल ले, तू अपने आप को ठीक पहले कर ले। ये सब वजह से हम अपने परिवार को समय नहीं दे सकते, हम वायर्ड फैमिली के स्टेटस में आ गए। इससे बाहर निकल के परिवार के साथ रहना है। टाइम, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में बड़ी बात है। वहां मुंबई में एक लड़का अजीत नावर 10th बोर्ड में टॉप 10 में, 12th बोर्ड में टॉप 10 में, मतलब कितना तेजस्वी होगा। उसकी इच्छा थी मैं मेडिसिन करूं, पिताजी की इच्छा थी आप इंजीनियरिंग करो, लेकिन क्योंकि पिताजी का एक अधूरा स्वप्न था कि मुझे इंजीनियर बनना है, वे नहीं बन पाए, इसलिए वो सपना अपने लड़के पे ठोक देते थे। अजीत नावर की इच्छा थी मुझे डॉक्टर बनना है, पिताजी की इच्छा थी और आग्रह था कि आपको इंजीनियर बनना है। चलो ठीक है, ओपन एग्जाम दी, उसमें भी टॉप रैंक पे आया। ही गॉट एडमिशन एट IIT पवई, दैट इज IIT मुंबई, व्हाट प्रेस्टिजियस नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द कंट्री। लेकिन इच्छा नहीं थी, मन नहीं था इंजीनियरिंग में। प्रथम सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट में फेल, सेकंड सेमेस्टर में फेल, पूरा साल बिगड़ा। तीसरे सेमेस्टर में जब वे ऐसे ही लॉबी में बैठे थे अपने मित्रों के साथ, कुछ क्लास में तो जाते नहीं थे, वहाँ से प्रोफेसर मैकेनिक्स के निकले और अजीत की जरा हंसी मजाक की कि अजीत पता है ना 15 दिन के बाद हमारी फाइनल एग्जाम है और आप इंटरनल एग्जाम्स में तो अपियर भी नहीं हुए थे और आपको 0 मार्क्स है, तो एक्सटर्नल एग्जाम्स में पास होने के लिए आपको इतने मार्क्स तो चाहिए। अजीत ने कुछ बोला नहीं, ऐसे देखते रहे। तो प्रोफेसर ने ज़्यादा हंसी उड़ाई कि मुझे पता है कि आप तो मेरे एक्सटर्नल पेपर में 10 मार्क भी नहीं ले पाओगे। और अजीत के अंदर जो उसकी शक्ति थी वो इस शब्द से खिल उठी। अजीत ने अपने प्रोफेसर को कहा कि सर व्हाट इज योर रिकॉर्ड इन योर सब्जेक्ट। उस प्रोफेसर ने कहा इट्स 64 आउट ऑफ 70। अजीत ने अपने प्रोफेसर को चैलेंज दी कि आई विल ब्रेक IIT रिकॉर्ड दिस टाइम इन योर सब्जेक्ट, टेक दिस फ्रॉम मी टुडे। वो वार्तालाप के बाद वो सीधा लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरियन को पूछा कि मैं 3rd सेमेस्टर में और मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है, कौन सी पुस्तक इसमें पढ़नी पड़ती है, 15 दिन के बाद एग्जाम है। लाइब्रेरियन ने कुछ बताया कि ये सब पुस्तकें पढ़ना चालू कर दिया, रेफरेंस बुक रिफर करना चालू कर दिया, मेहनत की और 15 दिन के बाद अपियर हुआ और उस सब्जेक्ट में ही स्कोर 70 on 70। बाकी के सब पेपर में फिर फेल। वो एक चैलेंज उठा ली थी उसने, उसका मन नहीं था। 2 साल के बाद वो ड्रॉप आउट हुआ और आज अजीत नावर मुंबई में सांता क्रूज विस्तार में अपने पिताजी के साथ एक ऑर्डिनरी गैरेज में मैकेनिक के रूप में काम कर रहा है। क्या करियर होने वाली थी, क्या हो गई।
जब हम जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से समझते नहीं अपने बच्चों की, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स नहीं समझते थे। कोरोना के समय में हमें अच्छा वक्त था। होप कि आपने ये वक्त का अच्छा उपयोग किया है कि आप अपने परिवारजन को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न किया हो, खास करके आपके बच्चों को। एंड इफ एट ऑल दे आर इन देयर टीनेज, इफ एट ऑल दे आर इन देयर यंग एज, तो समझने की बहुत जरूरत है। सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने, सीईओ बने, तब कोई पत्रकार ने उनको प्रश्न पूछा था कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। सत्या नडेला ने बहुत अच्छी बात बताई कि उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ने मेरी हर क्रिया में बहुत रस लिया। दूसरी बात, मुझे स्वतंत्रता भी दी और नियंत्रण भी रखा। स्वतंत्रता इस बात की दी जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं गिव योर चिल्ड्रन रूट्स एंड विंग्स बोथ। तो स्वतंत्रता इस बात की दी कि मेरी जो सोच थी, मुझे जो पढ़ाई करनी थी, मुझे जो खेल मतलब गेम्स खेलनी थी, उसमें स्वतंत्रता दी। और नियंत्रण क्या रखा? व्यसन न लग जाए, कोई कुआदतें न लग जाए, कुसंस्कार न लग जाए, उस पर नियंत्रण रखा। और तीसरी बात वे बोले, बहुत अच्छा शब्द प्रयोग उन्होंने किया सत्या नडेला ने इस प्रश्न के उत्तर में। उन्होंने कहा कि माई पेरेंट्स वर द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। मेरे माता पिता सबसे बड़े मेरे प्रेरणा मूर्ति हमेशा रहे हैं। क्यों? उन्होंने मुझे फ्रीडम और कॉन्फिडेंस दोनों दिया। तो इस तरह से हम टीनेजर्स और यंगस्टर्स से पेश आते हैं। मैं अगर आपको पूछूं कि बॉलीवुड के 5 नाम दे दो, आप 10 दे देंगे? यस और नो? बोलो तो सही। खाना बाकी है? खा लिया? खा लिया? तो इतनी कमजोरी क्यों दिखती है भाई? एनर्जी तो होनी चाहिए ना। हम कल रात को 12:30 बजे अहमदाबाद से आए, पूरा कार्यक्रम था अहमदाबाद में। फिर सुबह 6 बजे उठ के सूरत गए, दोपहर को 3:30 बजे सूरत से वापस आए, और अभी आपके कार्यक्रम में पिछले पौने घंटे से खड़े खड़े बोल रहा हूँ। है चेहरे पे थकावट, तो आप तो यहीं थे, इतवार का दिन था, दोपहर को लेट के आए हो। तो बात हम ये समझ रहे थे, समय, टाइम, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सत्या नडेला ने ये बात की। और आपको मैंने प्रश्न क्या पूछा था? अभी आपको मैंने प्रश्न क्या पूछा था? बॉलीवुड के अगर 10 नाम दे दो, 5 नाम पूछूं तो आप 10 नाम देंगे। आईपीएल के 10 नाम पूछूं तो आप कितने देंगे? 20 दे देंगे। लेकिन अगर तीसरा प्रश्न मैं पूछूं कि आपके लड़के या लड़की के 5 मित्र के नाम आप मुझे बताएं, 90% विल फेल। कमिटी मेंबर सब फेल, तो पिछले वाले तो सब फेल ही हो जाएंगे, आगे वाली फेल हैं। तो बॉलीवुड के नाम, आईपीएल के नाम, क्या आपके लड़के लड़की के मित्र के नाम से ज्यादा आपको जरूरत है? ये तो पता होना चाहिए कि आपके लड़के लड़की किसके साथ मित्रता है, कहाँ जाते हैं, कहाँ घूमते हैं, क्या खाते पीते हैं, किसके साथ बाहर जाते हैं। हमें कोई ज्यादा नियंत्रण की बात नहीं करते हैं, इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, वो नहीं है आपको। अब पता चला ना, मैंने आपको 25 मिनट पहले कहा था कि जैसे ही आगे बात बढ़ेगी तो आपको पता चलेगा कि आप समय में, केयर में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कम उतर रहे हो। कहा था ना, आपके मुंह से मैंने हाँ कहलवाई कि हम कम उतर रहे हैं। तो ये सभी चीजें हमें परिवार में बहुत ध्यान रखना है। अब पति पत्नी के संबंध के बारे में बात है, फैमिली वैल्यूज में। दिल्ली में रोज 40 केसेस डिवोर्स के लिए दर्ज होते हैं, मुंबई में 50। मैं रोज की बात कर रहा हूं, वीकली या मंथली नहीं। हैदराबाद, सिकंदराबाद, ट्विन सिटी में 100। टॉलरेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है,
और कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जिसको हम टेक फॉर्मूला बोलते हैं, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज, वो तो करना पड़ेगा। मेड फॉर ईच अदर कपल होते हैं, मैरिज आर मेड इन हेवन बट लिव्ड ऑन अर्थ। हम बोलते हैं कि मैरिजेज आर मेड इन हेवन, लेकिन दे आर लिव्ड ऑन अर्थ। पांव यहां रखते हैं जमीन पे। तो मेड फॉर ईच अदर कपल होते हैं, उसमें भी 70-30 का रेशियो होता है। 70% सब गुड़ी गुड़ी चलता है, 30% तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जो मुंबई में 50 केस डिवोर्स के लिए रोज दर्ज होते हैं, वहां बांद्रा में फैमिली कोर्ट में, उनमें से 5% केस 60 साल की उम्र या 60 से ऊपर की उम्र हो, वे लोग दर्ज करते हैं। अरे भाई 25 साल की उम्र में शादी हुई थी, अब 60 हुए, 35 साल चल गए, अब 10 की बात है, संभाल ले। 70-80 में तो किसी एक का तो पूरा हो जाएगा, 2 में से। अब बात है 10 की, तो संभाल ले, चला ले। और इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात, जो 60 साल के होते हैं, 60 साल के ऊपर के होते हैं, वो जो डिवोर्स के लिए केस दर्ज करवाते हैं, उसमें जो प्रथम 10 कारण है डिवोर्स के, उसमें से एक कारण ये है, फैन की स्पीड। बेडरूम में फैन की स्पीड, वो वन ऑफ द टॉप 10 रीजंस ऑफ डिवोर्स। 60 साल की ऊपर वाले में। मुझे 5 पे ठीक लगता है, तो स्पाउस बोलेगा या बोलेगी मुझे तो 2 पे चाहिए। अरे भाई 2 पे चाहिए तो बेड के नीचे चला जाए, चली जाए, व्हाटएवर। या और एक ब्लैंकेट अपने पे डाल दे। दूसरा बड़ा कारण पता है, डिवोर्स एट द एज ऑफ 60 और 60+ का प्रथम 10 में से एक दूसरा कारण, माई हस्बैंड हैज लॉस्ट द सेंस ऑफ ड्रेसिंग गुड। पति देव में से पति बन गए, और फिर पति 60 साल की उम्र में पत्नी को पता चलता है कि मेरे हस्बैंड को अच्छी ड्रेसिंग सेंस नहीं है। वो 60 और 60 ऊपर के वाले कपड़े पहन लेते हैं ना दिन में, वो भी बड़ी बात होती है। तो फिर ड्रेसिंग सेंस की कहां बड़ी बात आ जाती है। अब जो ड्रेसिंग सेंस था वो 60 तक ठीक है, 55 तक ठीक है, 50 तक ठीक है, फिर तो अंडरस्टैंडिंग से जीते हैं। फिर लुक्स की कहां बात आती है। 50, 55, 60 के बाद लुक्स की बात आती है क्या। फिर एक दूसरे को समझ लिया, एक दूसरे के सहारे बन गए पति पत्नी, एक दूसरे की अच्छी बड़ी कंपनी बन गई, एक दूसरे को समझ लिया, एक दूसरे के सपोर्ट बन गए। सपोर्ट, कंपनी, टुगेदरनेस की एक स्ट्रेंथ, वो बड़ी बात होती है ना 55-60 में। लुक्स की कोई बात ही नहीं होती, फिर भी केस दर्ज होते हैं और डिवोर्स होते हैं। ये क्या है, सभी बात आपने एक बार अगर सुन ली है ना, काम में आएगी। काम में आएगी। तो ये रिश्तेदारी में ये प्रश्न है। मुझे कई बार मन में एक प्रश्न उठता था, कई साल पहले की बात है, कि ये जो रिलेशनशिप है उसमें इतना लंबा नाम क्यों है। मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इतना लंबा नाम क्यों है। कुछ छोटा नाम किसी को नहीं मिला क्या। अंकल बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, ऐसे छोटा नाम नहीं मिला क्या। मदर डैश इन डैश लॉ, डॉटर डैश इन डैश लॉ। फिर लंबे समय तक सोचा, फिर पता चला कि ये रिश्तेदारी नेचुरली लॉ की तरफ जाती है, इसलिए इन लॉ। फिर सोचा मदर बनती है मदर इन लॉ, फादर बनते हैं फादर इन लॉ, सन बनता है सन इन लॉ, डॉटर बनती है डॉटर इन लॉ। कभी वाइफ इन लॉ नहीं बनती। क्यों। शी इज द लॉ। वही खुद लॉ है। और ये हम कॉन्फ्लुएंस जनरेशन में जी रहे हैं। अभी वास्तविक परिस्थिति ये समाज की क्या है कि जो मदर इन लॉज हैं वो अपनी डॉटर इन लॉ से थोड़ी कम पड़ी हैं।
अभी कॉन्फ्लुएंस जनरेशन है। एक दो पीढ़ी के बाद ये आएगी कि मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ इक्वली वेल एजुकेटेड। अभी परिस्थिति समाज में क्या है, मदर इन लॉ कम पढ़ी होती है, 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड या बीकॉम होती है, और डॉटर इन लॉ एमबीए बन के जाती है, और उसको ये लगता है एमबीए मतलब मैनेजमेंट मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एमबीए मतलब मने बधु आवड़े। ये पहले ही दिन सुझाव चालू कर देती है घर में जाके कि मॉम देखो ये जो रेफ्रिजरेटर है ना वो इस दिशा में हमने रखा है ना, उससे तो अच्छा कि अगर हम ये दिशा में रखें तो कैसे। ये रेफ्रिजरेटर ये दिशा में घर में 5 सभ्यों को 8 साल से ठीक जम गया है, अब तू रेफ्रिजरेटर को एडजस्ट हो जा जल्दी, तू नहीं है ये घर में, तू रेफ्रिजरेटर को एडजस्ट हो जा। 2 साल तक तो कोई सुझाव देने की जरूरत नहीं, एडजस्टमेंट। और आप भी अपनी बेटी को ठीक तरह से एडवाइस नहीं देते हो। जब वो ससुराल जाती है तब बोलते हो कि बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो ना फोन कर देना, चिंता मत करना। आप हंसे मतलब सही बात है ना। मैंने बोला ना आपके घर में मैंने इलेक्ट्रॉनिक बग्स रखे हैं, मुझे सब कुछ पता है क्या बातचीत होती है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग एडवाइस। यू आर स्पॉइलिंग द लाइफ एंड फ्यूचर ऑफ योर डॉटर। आपकी बेटी का भविष्य बिगाड़ रहे हो। उसको ये बोलना बेटा अब वो तेरा घर है, कभी जरूरत पड़ी प्रेम से 15 दिन महीने में एक बार फोन करना, आनंद से बात करेंगे, लेकिन वहां समय देना। और कुछ संघर्ष तो होगा जीवन में, क्योंकि वहां लोग नए हैं, नया परिवार है, नई व्यवस्थाएं हैं। वहां के लोगों की उठने बैठने की आदत समय हमारे से अलग हो सकते हैं, इस परिवार से होते हैं। चाय का समय भोजन का समय अलग होता है, तो बेटा वहां एडजस्ट करने का अपने आप को प्रयत्न करना। 2 साल आपको एडजस्टमेंट में लगेंगे, ये एडवाइस देनी है। लेकिन उसकी मदर बेटी को क्या एडवाइस देती है, शाम को 6 बजे फोन कर देना हर रोज। हाँ, फिर उसकी सास को क्या लगता है, ये शाम को 6 बजे अपनी मम्मी को पूरा रिपोर्ट रोज देती है, घर में क्या बातचीत हुई। शंका पैदा होती है, फिर लॉ इन लॉ चालू हो जाता है। सबसे ज्यादा केसेस मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के चलते हैं वर्ल्ड में। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। उसको बोलना कि बेटा संघर्ष तो जीवन में आएगा, सहन तो थोड़ा करना पड़ेगा। तेरे लिए यहां अपने बाप के घर में फूल के बिछाने थे, वे शायद वहां नहीं मिलेंगे। परिस्थितियां ऐसी रहेगी, शायद तेरी सास या ससुर अपमान भी करेंगे, तो बेटा उस वक्त बोलना नहीं, बड़ों का मान रखना। और हर बार सुन लेना ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन मौके पे कभी मत बोलना। 2 दिन के बाद प्रेम से अपने ससुर या अपने सास को बोलना कि पिताजी माताजी आप ये बात कर रहे थे परसों, शायद आपके मन में ये बात आई होगी, शायद आपको ये बात मिली होगी, लेकिन बात ये थी और परिस्थिति ये बनी थी। आप प्रेम से बात कर सकते हो ना। तो सास और ससुर को भी ये लगता है कि बेटी खानदान परिवार से आई है, उसको माता पिता ने कुछ संस्कार दिए हैं। ये तो एमबीए हुई इसलिए सास के सामने सीधे बोलने लगती है। नो, दैट नो इज अ टोटल नॉनसेंस, जीवन बिगड़ेगा। तो ये पति पत्नी के संबंध के लिए भी बहुत आवश्यक है। वृद्ध माता पिता की सेवा जॉइंट फैमिली में भी तो आप करते हो, लेकिन न्यूक्लियर और वायर्ड फैमिली, अगर आपने अपने माता पिता को ओल्ड एज घर में छोड़ दिया है तो उसी कमरे की एक डुप्लीकेट चाबी जेब में रखना, 25 साल के बाद आपको काम में आएगी। क्योंकि आपके बच्चों ने सीख लिया कि ठीक माँ बाप जब बूढ़े होते हैं तब उसको उस ओल्ड एज होम में रखना है, आपको वहीं भेज देंगे। प्रमुख स्वामी महाराज को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर किसी ने पूछा था कि ओल्ड एज होम्स तो हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति में हमारे देश में ये कैसे आ गए।
और ओल्ड एज होम्स अगर निकालने हैं तो उसके लिए उपाय क्या है? प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने पूर्ण अनुभव के साथ कहा कि आप चाइल्ड केयर सेंटर समाज में से निकाल दो तो ओल्ड एज होम्स अपने आप निकल जाएंगे। चाइल्ड केयर सेंटर्स निकाल दो तो ओल्ड एज होम्स अपने आप निकल जाएंगे। तो एक संगठन भाव से रहना है, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 2-5% बात ही ऐसी होती है परिवार में जिसमें चर्चा की जरूरत होती है या डिसीजन में प्लस माइनस होता है। मैं कहूं ऐसा करना, कोई और कहता है नहीं मैं कहूं ऐसा करना, ऐसी 2-5% ही होती है। 95% में तो डिपार्टमेंट्स क्लियर है, डिसीजन मेकिंग क्लियर है, यस और नो। मतलब 5% में ही आपको संभालना है। रसोई घर में रसोई क्या करनी है वो आपकी कोई जिम्मेदारी या आपका कोई सजेशन वैसे भी चलने वाला नहीं है, लेकिन कोई जिम्मेदारी तो है नहीं। तो 95% तो डिपार्टमेंट और काम अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। 5% में ही है तो वहां थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, एडजस्टमेंट कर लो, एक दूसरे की बात समझ लो, एक दूसरे की बात मान लो। कोई लड़के ने अपने पिताजी को कोई दिन पूछा कि पिताजी मन में एक प्रश्न हो रहा है। पिताजी ने कहा बता। उसने कहा कि त्रेता युग में भगवान राम ने अपने पिताजी का वचन माना तो वे महान हो गए, लेकिन सतयुग में प्रहलाद ने अपने पिता का वचन नहीं माना फिर भी वो महान हो गए। तो पिताजी आप मुझे बताएं, मुझे आपके वचन का पालन करना है कि नहीं? महान तो मुझे भी बनना है। भगवान राम ने अपने पिताजी का वचन माना था तो महान बन गए, पूजनीय बन गए। प्रहलाद ने नहीं माना तो भी बड़े बन गए, पूजनीय बन गए। तो मुझे क्या करना है वो दिक्कत है। किसी लड़के ने अपने बाप को पूछा, प्रश्न कैसा है, जोरदार है ना। तो मैं क्या करूं? लड़के ने पूछा पिताजी को, मुझे आपके वचन मानना है या नहीं मानना है? पिताजी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि बेटे त्रेता युग की बात अलग है, सतयुग की बात अलग है, ये कलयुग चल रहा है। ये कलयुग में आपको या मुझे, जिनको भी महान बनना है, हम दोनों को अपनी मम्मी की बात सुननी होगी, तेरी मम्मी की बात सुननी होगी, उनके वचन का पालन करना पड़ेगा। ये मैंने एक लाइटर मोमेंट में ये बात की, लेकिन इससे ये बात आपको ये पहुंचानी है, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट। और सबसे बड़ी बात है जबान पे लगाम। वहां से ही सब बात बिगड़ती है। जबान पे लगाम नहीं होती, वहां से सब बात बिगड़ती है, परिवार में और व्यवसाय में, दोनों जगह पे। कोई भाई साहब एक बार मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में गए। उनके फैमिली डॉक्टर भी वहाँ मिल गए। फैमिली डॉक्टर एक हफ्ते से बाहर थे तो एक हफ्ते के बाद ही मिले। रोज तो मॉर्निंग वॉक में साथ में ही रहते थे। एक हफ्ते के बाद मिले तो सीधा ही प्रश्न पूछ लिया कि हाउ इज योर हेडेक, क्योंकि वो हेडेक मतलब कुछ होगा उसको प्रश्न और एक तकलीफ होगी और वही डॉक्टर ट्रीट करते होंगे। तो डॉक्टर ने पूछा कि हाउ इज योर हेडेक, तो ये भाई साहब ने उत्तर किया कि शी हैज गॉन टू हर पेरेंट्स। पूछा था क्या आपका सिर दर्द कैसा है, तो उत्तर क्या दिया, वो अपने मायके गई है। जबान पे लगाम नहीं रखोगे तो तकलीफ आएगी। आप ये नहीं समझ लेना मैं कुछ भी बोल सकता हूं, कोई भी शब्द प्रयोग कर सकता हूं। नो, एवरीबडी हैज टू बी विद इन द लिमिट्स ऑफ सोबरनेस, लिमिट्स ऑफ एटिकेट्स, लिमिट्स ऑफ मैनर्स। परिवार में सभी सदस्य एक हैं। प्रमुख स्वामी महाराज इसको वाणी विवेक बोलते थे। वो होना बहुत जरूरी है। हमने कई परिवार देखे। सूरत में एक बहुत बड़ा परिवार है, एसआर के ग्रुप, श्री रामकृष्ण डायमंड्स। उनके मालिक है गोविंद भाई पटेल, मतलब गोविंद भाई धोड़किया। 8 से 10 हजार करोड़ का टर्नओवर है उनका साल का।
सौजी भाई उनके कजिन ब्रदर हैं, मतलब एक ही परिवार है। गोविंद भाई धौड़किया के परिवार में हम उनके पूरे परिवार के साथ कई बार बैठे हैं। उनके युवा या तरुण या छोटे बच्चों, इन सभी के जीवन में जो संस्कार है, गोविंद भाई धौड़किया अपने परिवार में छोटे से छोटे बच्चे को भी मान दे के बुलाते हैं। कभी तू नहीं किया, आप। 6 महीने का लड़का हो उसको भी मानवाचक रूप में बुलाते हैं। क्या संस्कार है। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी, एक परिवार की एक छोटी सी बात की। तो ऐसे समृद्ध परिवार में, जैसे मैंने गोविंद भाई धौड़किया की बात की, ऐसे बड़े परिवारों में इस प्रकार के संस्कार और खानदानी है। यू रिस्पेक्ट, तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। मैं परिवार का सबसे बड़ा हूं, मुझे सबको रिस्पेक्ट अगर मैं दूं ना दूं, लेकिन सबको मुझे तो रिस्पेक्ट देना ही है। ये एटीट्यूड के साथ मत जीना। जब आप हेड ऑफ द फैमिली बनते हो ना, तब आप परिवार के प्रथम सर्वेंट भी बनते हो। जैसे प्रेसिडेंट होते हैं देश के प्रथम नागरिक हैं, उसी तरह आप जब परिवार के मुखिया बनते हो, तब आप परिवार के प्रथम सेवक भी बनते हो। सबकी जिम्मेदारी आपके सर पे आ गई है। तो सिर्फ चिल्लाना नहीं, तू ये कर दे, तू वो कर दे, तू ये कर दे, नहीं, हम साथ में रह के ये करेंगे। पारिवारिक भाव, ये भगवान पे श्रद्धा, सत्शास्त्रों में श्रद्धा, पवित्र जीवन, जितना भी आपका ज्यादा रहेगा, ये सब विचार आपको दृढ़ होंगे। आखिरी 2 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करता हूं। प्रमुख स्वामी महाराज ने इसके बारे में ये बात बताई है, घर सभा हर हफ्ते 2 दिन के लिए, रात को आधे घंटे के लिए आप सब परिवारजन साथ में बैठे, आध्यात्मिकता के लिए, जो भी भगवान में आप मानते हो उनका कुछ नाम स्मरण करें। आपका तो नौकार मंत्र है, साथ में अपना स्मरण करें, उसका उच्चार करें। फिर आपका कोई धर्म ग्रंथ हो वो आप पढ़ें। फिर आप एक दूसरे के साथ शेयर करें कि आप क्या समझे, आप क्या समझे। और हर रोज अलग अलग परिवारजन ये बात करते हैं, पढ़ते हैं, शेयर करते हैं। तो घर में कुछ स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस भी बढ़ेंगे, वरना तो अभी तो सिर्फ नेटफ्लिक्स के वाइब्रेशंस हैं। घर में 4 दीवारों के बीच कुछ आध्यात्मिक वाइब्रेशंस तो आने चाहिए कि नहीं। वो जब आप धर्मशास्त्र खोलेंगे, साथ में बैठे कुछ पाठ पूजा करेंगे, तभी आएगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ने यह रिसर्च करके बात बताई कि जो परिवार में सब परिवारजन साथ में बैठे कुछ धार्मिक विधि विधान करते हैं, उस परिवार में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता भाव बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति मेरी कोई क्रिया से उसको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर्ट न हो जाए, उसकी तकेदारी बढ़ती है। ये सब बातें प्रूव है। मैं सिर्फ आपको श्रद्धा की बात नहीं करूंगा, श्रद्धा के साथ लॉजिक और साइंस की भी बात करूंगा। तो घर में टीवी, एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स के वाइब्रेशंस चलते हो, फिर झगड़े ही होते हैं, और तो क्या होता है, चिल्लाते ही हो, एक दूसरे के प्रति टेंशन भी रहता है। थोड़े आध्यात्मिक वाइब्रेशंस भी 4 दीवार के अंदर बढ़ने चाहिए कि नहीं। दाया बाया कौन सा, हाँ, वो बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ी बातें मैंने आपको बताई। प्रथम बातें बताई थी टाइम, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड बातें ये बताई थी कि हस्बैंड वाइफ और फैमिली मेंबर्स के बीच आपके संबंध। तीसरी बात आपको ये बताई कि आपके वृद्ध माता पिता की सेवा। और चौथी बात ये बताई कि भगवान के प्रति श्रद्धा, अध्यात्म के प्रति कोई समय, व्यक्तिगत समय देना, इस प्रकार की भावना और प्रैक्टिकल्स। तो इससे पारिवारिक मूल्य हम अपने जीवन में, अपने परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में दृढ़ करवा सकते हैं। आप सभी के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं, आप सभी के अंतर में ये बात स्थिर हो, आप सभी के परिवार में ये बात ठीक तरह से उतरे, आप सभी परिवार बहुत सुखी हो। ऐसी हम भगवान स्वामीनारायण और महावीर स्वामी भगवान के चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी एंड ऑल माय प्रेयर्स फॉर यू।